Okay, now today we are going to discuss one of the very important chapter in legal aptitude, that is legal maximums. So there are some, I think, 100 Latin maximums which are very important for your examination, not for only for entrance purpose, but for your course, because you are going to get admission in BLLB or LLB. So these maximums are very important because these are the very foundations of our law. ये जो लीगल मैक्सिमम्स होते हैं, ये हमारे लॉ का एक फाउंडेशन है, क्योंकि बेसिकली जो हमारा लॉ है ये हमने बारो किया है फ्रॉम इंग्लैंड, फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज। और वहाँ से हम देखिए लॉ की हिस्ट्री को हम जब जानते हैं तो हम देखते हैं कि ये बेसिकली रोमन लॉ है, जहाँ से हमारे ये लीगल मैक्सिमम आए हैं। क्योंकि रोमन लॉ चूंकि लैटिन लैंग्वेज में था, तो इसलिए जब ये ट्रांसफर हुआ फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, तो इनका लीगल मैक्सिमम जो लैटिन लैंग्वेज है वो भी साथ रखी गई। और आज भी जब भी हम किसी भी कंट्री में जाते हैं, मोस्ट ऑफ द कंट्री जो है वहाँ पर आपको ये लीगल मैक्सिमम्स जो है लैटिन लैंग्वेज में ही पढ़े जाते हैं, फिर इसका ट्रांसलेशन आप इंग्लिश में या किसी अपनी लोकल लैंग्वेज में करते हैं। अब ये लैटिन लैंग्वेज क्यों रखी गई है कॉमन? क्योंकि ये जो क्योंकि इसमें प्रोनाउंस करने में, पढ़ने में भी थोड़ी डिफिकल्टी आती है। ये इसलिए रखा गया है ताकि इसका ओरिजिन हमें पता चले, इसकी एक एथेंसिटी हमें पता चले कि ये कहीं और से हमने बारो नहीं किया, ये इसका फाउंडेशन जो है वो लैटिन है। क्योंकि जिस तरह आपने देखा, जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस की टर्म भी जो है ये हमने ग्रीक से ली है। तो पॉलिस लैटिन वर्ड या ग्रीक वर्ड या फ्रेंच वर्ड, ये वहाँ पे दिखाया जाता है कि इसका ओरिजिन असल में कहाँ से है। तो इससे क्या होता है कि इस वर्ड की जो है इम्पोर्टेंस पता चलती है कि ये हजारों साल पहले यहाँ हुआ करता था, ये आज का बनाया हुआ नहीं है। और ये जो लीगल मैक्सिमम्स है, ये लीगल प्रिंसिपल्स जो है, ये जो उसूल बनाए गए हैं, ये बहुत पुराने हैं, ये आज के बनाए हुए नहीं है। और बहुत बार कोर्ट्स में, जुडिशरी में इनका यूज हुआ है, इनका इस्तेमाल हुआ है। और जब भी कोर्ट्स के अंदर जजमेंट वगैरह दी जाती है, वो अकॉर्डिंग टू दीज लैटिन मैक्सिमम्स ही दी जाती है। तो यहाँ पर टोटल इंपॉर्टेंट जो हमने लाए हैं सिर्फ 100 लाए हैं, लेकिन इसके बगैर भी बहुत सारे मैक्सिमम्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए, जिनको पढ़ना चाहिए। और ये आपके एंट्रेंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आपका जो आने वाला कोर्स है BLLB या LLB, उसमें भी ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, क्योंकि अक्सर इनके बारे में पूछा जाता है। अभी यूनिवर्सिटी में वाइवा वगैरह चलते हैं तो वहां पर भी इनके बारे में पूछा जाता है। एंड एज अ लॉ स्टूडेंट आपको इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए, और ये जो इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिमम है ये आपको जो है टिप ऑफ द टंग होनी चाहिए। ओके, शुरू करें। यस सर। और पहला लीगल मैक्सिमम क्या है? एक्टस रूस नॉन फेसिट रूम नेसी मेंसरिया मेंसिट्रिया। तो ये एक्टस रूस नॉन फेसिट रूम नेसी मेंसिट्रिया, असल में इसको शॉर्ट में मेंस्ट्रिया हम पढ़ते हैं, लेकिन ये पूरा जो है एक्टस रूस है। मीनिंग क्या है इसका? द एक्ट इटसेल्फ डज नॉट मेक अ पर्सन गिल्टी अनलेस देयर इज अ गिल्टी माइंड। एक इंसान जब कोई काम करता है तो उसका काम करना जो है, ये इस काम करने की वजह से वो गिल्टी नहीं बन जाता, बल्कि उसका गिल्टी माइंड, उसकी नीयत देखी जाती है, उसका इंटेंशन देखा जाता है। यानी किसी भी अमल को, किसी भी काम को जुर्म नहीं माना जाता तब तक जब तक ये पता ना चले कि ये इसका इंटेंशन था, इसका माइंड इसमें इन्वॉल्व था, ये जानबूझकर ये कर रहा था। मिसाल के तौर पर इससे पहले मैं आपको मिसाल दूंगा। हम अभी सभी रोजा हमने रखा है, रमजान का महीना शुरू हो गया है, और इसका मतलब होता है कि सुबह सहरी से लेकर इफ्तार तक हमें कुछ खाना नहीं है। लेकिन अभी क्या हुआ, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद आप कहीं कमरे में गए, आप कहीं किचन में गए, तो आपने वहां पे कोई चीज देखी, आपने उठाई और मुंह में डाली और खा लिया। 2 मिनट के बाद आपको याद आया, अरे भाई मैंने तो रोजा रखा था, अब मुझे पता नहीं चला कि मैंने ये खा लिया और मुझे कोई इंटेंशन नहीं था, ये तो अनजाने में हो गया, मुझे लगा ये रमजान का महीना नहीं है, तो अब मैं क्या करूं? तो क्या मेरा रोजा टूट गया? नो सर, क्योंकि हमारी इंटेंशन नहीं थी। हाँ, क्योंकि इसमें हमें ये गलतफहमी हो गई, हमारा इंटेंशन नहीं था, ये हमारा कोई रॉन्ग माइंड नहीं था कि हमें हमारी भूख लगी तो हम इस भूख का इलाज करें, बल्कि ये तो अनइंटेंशनली हुआ
इसमें हमारी कोई गलती नहीं, हमारी हमारी हमारा कॉन्शियस माइंड इसमें यूज नहीं हुआ, ये तो हमने अनकॉन्शियसली किया, पता भी नहीं था। तो इसलिए हमारा मजहब भी कहता है कि भाई ये आपका रोजा नहीं टूटा, हाँ आप मुंह साफ कीजिए बस, उसके बाद जो है ख्याल रखिए कोई और चीज नहीं खानी है, या अगर आपके मुंह में था तो आपको उसी वक्त वो फेंकना है, मुंह साफ करना है। तो अगर खा लिया है तो आप वापस तो नहीं आएगा, आपको अब ये नहीं करना है कि आपको उल्टी लानी है, कुछ करना नहीं, नहीं, उससे आपकी सेहत खराब होगी। बस इस मजहब कहता है कि नहीं, आपका दीन कहता है कि नहीं, कोई इसमें गलती नहीं, आपका कोई इंटेंशन, क्योंकि इन्नमल आमालु बिन्नियात, हम आपकी नीयत देखते हैं, आपकी नीयत ये है कि आपको कोई गलत इंटेंशन नहीं था, तो इसलिए आपने जानबूझकर ये काम नहीं किया, तो इसलिए अल्लाह ताला भी इसके लिए हमें माफ कर देगा। तो जब अल्लाह ताला माफ करेगा तो दुनिया के लोग कौन सी बड़ी बात है, कानून भी यही कहता है, जज भी यही कहता है, जुडिशरी भी यही कहती है कि द एक्ट इटसेल्फ डज नॉट मेक अ पर्सन गिल्टी अनलेस देयर इज अ गिल्टी माइंड। यानी मतलब यह है कि अगर किसी बंदे ने कोई क्राइम किया तो क्राइम करने से वो क्रिमिनल नहीं बना, बल्कि उसका इंटेंशन देखना है। जैसे a person who accidentally kills someone while driving a responsibility may not be guilty if there was no intention to harm। यानी अगर कोई बंदा एक्सीडेंटली, है ना, किसी बंदे को ठोक देता है, मार देता है, तो वो जख्मी हुआ या मर गया, तो फिर इसमें क्या होगा, देयर वाज नो इंटेंशन टू हार्म, इसमें गिल्टी माइंड देखा जाता है, मेंसरिया चेक किया जाता है। तो कोर्ट में जब इसको लाया जाएगा, वहां पे जज देखेगा सिचुएशन कि ये तो एक्सीडेंट है, ये तो कोई किलर नहीं है, कोई प्रोफेशनल किलर नहीं है, या इसका इंटेंशन नहीं था मारने का। तो एक बंदा जो किसी एक्सीडेंट में मारा गया या किसी एक्सीडेंट में उसको मार दिया गया, तो वो मर्डर नहीं माना जाता। मर्डर एक अलग चीज होती है जिसमें आपको, आपके हाथ में चाकू होगा, कोई वेपन होगा, और उससे इंटेंशन के साथ आप किसी दूसरे पे वार करते हो, उसको मार देते हो। लेकिन आप गाड़ी चला रहे थे तो अचानक से वो बीच में आ गया, ब्रेक नहीं लगा, तो फिर वो उसमें उसको नुकसान हो गया। तो यहां पर जज ये देखता है कि इसका इंटेंशन मारने का नहीं था, तो इसलिए इस एक्ट की वजह से इसको हम गिल्टी नहीं मानेंगे। तो मतलब अब इसमें दूसरी बात ये भी हो सकती है, कोई गाड़ी चला रहा है, उसने किसी को ठोका, उसके बाद दूसरा बंदा उसको भी ठोका, उसके बाद वो काफी स्पीड में जा रहा था और चला गया, भाग गया, रुका ही नहीं, तो कानून कहता है नहीं, इसको तो क्रिमिनल ही माना, क्योंकि इसका इंटेंशन कुछ और था। अगर इसका इंटेंशन ये होता कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, अब अगर किसी को इसकी गाड़ी से नुकसान हुआ था तो इसको उतरना था, इसको उसको हॉस्पिटल ले जाना था, या और कुछ करना था, या गाड़ी रोकनी थी, या स्पीड का लिमिट क्या था। तो ये सारी चीजें, क्योंकि इंटरप्रिटेशन होती है लॉ की, वहां पर इस प्रिंसिपल को हम देखते हैं, अप्लाई करते हैं कि हर कोई बंदा क्रिमिनल नहीं बनता क्राइम एक्ट करने से, बल्कि उसका इंटेंशन देखा जाता है। फिर तो ऐसा होगा कि हर किसी को फिर जेल में डालेंगे, कहेंगे भाई चाहे आपका इंटेंशन था या नहीं, क्राइम तो हो गया है, अनजाने में या जाने में। तो इसीलिए इस चीज को डिफरेंशिएट करने के लिए हम एक्टस रियूस नॉन फेसिट का यूज करते हैं। अच्छा, समझे आप फिर? यस सर। ठीक है। नंबर 2, ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम। ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, AAP, मतलब क्या होता है, हेयर द अदर साइड, राइट टू फेयर हियरिंग, दूसरे बंदे को सुनो, दूसरे साइड को सुनो। यानी कोर्ट में दो पार्टीज होती है, और जब इनका केस लगता है तो जो प्लेंटिफ हो या जो विक्टिम हो, तो इन दोनों के बीच में इन दोनों की बात को सुना जाता है। और लास्ट पे जज फैसला सुनाने से पहले भी कहता है कि भाई अगर आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है तो आप कह सकते हो। यानी आप गिल्टी हो, आपने क्राइम किया है, लेकिन फिर भी आपको मौका दिया जाता है अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने का, और इसमें ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम का प्रिंसिपल अप्लाई होता है। यानी एग्जांपल, बिफोर डिसमिसिंग एन एम्प्लॉय, द एम्प्लॉयर मस्ट प्रोवाइड द एम्प्लॉय विद एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन। यानी अगर किसी मुलाजिम को सस्पेंड किया जाता है, टर्मिनेट किया जाता है, डिसमिस किया जाता है, कोई कंपनी का मालिक उसको करता है, तो इससे पहले उस एम्प्लॉय को मौका मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए अपनी बात कहने का, उसकी बात को सुना जाए। ऐसा नहीं कि उसको बोल दिया गेट आउट, बस मसला खत्म, हमें आपका सुनना नहीं। वो कुछ कहना चाहता है तो उसकी बात को सुना जाए, मे बी उसके पास कोई ऐसा प्रूफ हो, ऐसी कोई बात हो जिससे ये पता लगे कि ये गिल्टी नहीं है, तो हमें दूसरे बंदे को मौका देना है। क्योंकि हर बार जो है ना, जो विक्टिम होता है, ये जो क्रिमिनल जिसको हम बोलते हैं, जो कन्विक्ट किया जाता है, वो क्रिमिनल नहीं होता अनटिल कि वो प्रूव हो जाए।
हालांकि सारे प्रूफ उसके खिलाफ होते हैं, लेकिन तब भी उसको मौका दिया जाता है बहुत बात भरने का, क्योंकि ऑडी ऑल्टरम पार्टम का प्रिंसिपल अप्लाई होता है। अच्छा, नंबर थर्ड, नेमो जुडेक्स इन काजा शू। नेमो जुडेक्स इन काजा शू मीनिंग नो वन कैन बी ए जज इन देयर ओन केस। कोई भी अपने केस में जज नहीं हो सकता। यानी अगर आप कोर्ट में जज हो और आपके सामने कोई केस आया जहां पर आपका इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट यूज होता है, आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई दोस्त है, आपका कोई रिश्तेदार है, या आपका अपना कोई पर्सनल इंटरेस्ट है उसमें, तो कोशिश करनी चाहिए कि आप उसमें जो है जज ना बने, आप उस केस से दूर रहें। क्यों? उसके दो चीजें हैं। एक तो ये कि अगर आप इस केस में आए तो कोई ना कोई इमोशन आपका जागेगा और आप जस्टिस नहीं कर पाओगे, पहली बात। दूसरा ये कि अगर आपने अब जस्टिस किया भी, तब भी लोगों को लगेगा कि नहीं, जस्टिस नहीं हुई है, क्योंकि ये तो जज का अपना बेटा था, ये तो जज का अपना रिश्तेदार था, अपना दोस्त था। लोगों का जो फेथ होता है कोर्ट के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर, उसको कायम रखना के लिए, उसमें कोई डाउट क्रिएट ना हो, नेमो जुडेक्स इन काजा सू का प्रिंसिपल अप्लाई किया जाता है। क्योंकि जब दो लोगों के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो वो चाहते हैं कोर्ट के पास, इस आशा के साथ, इस उम्मीद के साथ कि वहां पर हमें फेयर जस्टिस मिलेगा। लेकिन जब किसी बंदे को पता लगेगा कि वहां पर जो जज है वो तो इस दूसरी पार्टी का दोस्त है, इसका रिश्तेदार है, तो मैं क्या करूं? तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? ऐसी सिचुएशन में फिर कोर्ट से लोगों का भरोसा उठ जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि नेमो जुडेक्स इन काजा सू का प्रिंसिपल अप्लाई किया जाए। यानी ए जज मस्ट recuse themselves from cases where they have a personal interest, कि जज को उस चीज से, उस केस से दूर रहना चाहिए जिस केस में उसका पर्सनल इंटरेस्ट हो। कहीं ऐसा लोगों को ना लगे कि इसने फेवरेटिज्म किया। ठीक है। अच्छा, नंबर फोर, रेस इप्सा लिक्विटर। रेस इप्सा लिक्विटर मीनिंग द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, जो चीज है वो अपने बारे में बोलती है, वो गवाही देता है, वो प्रूफ देता है। ये खुद ही, यानी कोई बंदा प्रूफ नहीं, कोई चीज भी अपने बारे में बताती है, इंडिकेशन देती है। मतलब क्या है? एग्जाम्पल सबके समझेंगे। इन अ केस वायर सर्जन लीव्स अ फॉरेन ऑब्जेक्ट इनसाइड अ पेशेंट्स बॉडी, नेग्लिजेंस इज प्रिज्यूम्ड। अगर कोई केस है जिसमें सर्जन ने, डॉक्टर ने कोई ऑब्जेक्ट छोड़ा है पेशेंट के बॉडी के अंदर, तो उससे नेग्लिजेंस प्रिज्यूम की जा सकती है। यानी ऑपरेशन के दौरान कोई कैंची या कोई एलिमेंट पेशेंट की बॉडी में रह गया, तो बाद में जब केस हुआ तो पता चला कि ये तो डॉक्टर की लापरवाही है, तो इसमें नेग्लिजेंस को प्रूव किया जाएगा। किस चीज से? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट बॉडी के अंदर पाया गया, वो ऑब्जेक्ट बता देगा अपने बारे में कि मुझे, मैं किस वजह से यहां पे हूं। मिसाल के तौर पे कहीं पे किसी बंदे का मर्डर हुआ और जिसने मर्डर किया वो वहां से भाग गया। अब पुलिस को उसकी डेड बॉडी मिली। अब डेड बॉडी के पास कोई भी हमें जो है ना क्लू नहीं मिला कि ये कौन बंदा है। तो हम क्या करते हैं? हम देखते हैं कि भाई वहां पे दाएं बाएं कोई चीज तो नहीं पड़ी है। अगर वहां दाएं बाएं हमें किसी का आई कार्ड मिला, किसी का मोबाइल मिला जो किसी थर्ड पर्सन का है, या कोई ऐसी चीज मिली जो किसी बंदे की है, चेन वगैरह, जैसे आप देखते हो सीरियल्स में, तो उससे क्या करते हैं हम उस बंदे को पकड़ते हैं। और क्योंकि हम कहते हैं ये जो थिंग चीज मिली है ये अपने बारे में खुद बोल रही है, तो आपकी है, इसलिए आपका यहां होना हमें लगता है, हम प्रिज्यूम कर लेते हैं कि यू आर प्रेजेंट हेयर, तो इसमें कोई ना कोई आपका इन्वॉल्वमेंट है। अब इससे पहले कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में ये फैसला होगा, ये प्रूव होगा कि ये सही था, गलत था, ये इसी का किया हुआ, लेकिन फिलहाल तो उसको प्रिज्यूम किया जाएगा कि ये इसी का काम है, इसी ने इसमें, यही इसमें इन्वॉल्व है। अच्छा, नंबर 5, केवट एम्प्टर। केवट एम्प्टर का मतलब होता है लेट द बायर बीवेयर, कि जो बायर है, कोई खरीद रहा है कोई चीज, उसको पूरी तरह से अवेयर होना चाहिए उस चीज के बारे में। मिसाल के तौर पे, इफ ए पर्सन बाइज अ यूज्ड कार, दे कैन नॉट लेटर sue द सेलर फॉर डिफेक्ट्स इफ दे डू नॉट इंस्पेक्ट द कार प्रॉपरली। अगर किसी बंदे ने सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी, यूज्ड कार खरीदी, तो खरीदने से पहले जो है ना, उसको इसका प्रॉपर इंस्पेक्शन करना चाहिए और चेक करना चाहिए। वो बाद में नहीं कहेगा गाड़ी वाले से कि आपकी गलती है, ये इसमें ये डिफेक्ट है, क्योंकि ये पहले ही उसको देखना था कि इसमें कोई डिफेक्ट है कि नहीं। इसलिए वो फिर सेलर को इस बारे में जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। मिसाल के तौर पे आप दुकानदार के पास गए, आपने कोई चीज ली, तो आपको उधर वो चेक करनी है। अगर उसमें वारंटी गारंटी नहीं है,
आपको फिर भी वो चेक करके लेना है। तो अगर आप चेक नहीं करते, फिर आप घर जाते हैं, दूसरे दिन आप आते हैं, कहते हैं ये तो टूटा हुआ था, तो दुकानदार नहीं मानेगा। वो कहेगा जब मैंने यहां से आपको उसी वक्त चेक करना था, आप घर ले गए, मुझे क्या पता आपने घर में इसको तोड़ा हो। तो इसलिए लेट द बायर बीवेयर, कीविट एम्प्टर का प्रिंसिपल अप्लाई होता है कि अगर आपने कोई चीज खरीदी है तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको ये चेक करके लेना है। अच्छा, नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इग्नोरशिया जुरिस नॉन एक्सिक्यूट, मीनिंग इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। ये आपने बहुत बार सुना होगा, या नहीं भी सुना होगा तो ये वही कॉमन टर्म है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, इग्नोरशिया जुरिस नॉन एक्सिक्यूट। कोई बताएगा इसका मतलब? हाँ जी, नींद मत आ गई आप लोगों को? नो कानून, सर। हाँ क्या मतलब है इसका? कानून से ला इल्मी कोई एक्सक्यूज, कोई उज्र नहीं है। यानी यस अगर, सर, हम नहीं बता सकते, हमें इस बारे में नॉलेज नहीं थी। जैसे ट्रैफिक रूल्स को हम ब्रेक करेंगे, फिर हम नहीं बोल सकते मुझे ट्रैफिक रूल पता नहीं था। हाँ, यानी आप अपने घर से निकले, आपने सड़क क्रॉस की, तो सड़क क्रॉस करते टाइम आपको देखना था रेड लाइट है कि ग्रीन लाइट। तो आपने ऐसा नहीं देखा, आपने क्रॉस की, पुलिस वाला आपको पकड़ लेता है। आप कहते सर मुझे तो पता नहीं था कि ग्रीन लाइट के वक्त निकलना होता, मुझे पता नहीं था रेड लाइट क्या होती है। वो कहेगा, वो मानेगा आपकी बात? वो कहेगा नहीं बेटा, ये कोई एक्सक्यूज नहीं होता, आपको पता होना चाहिए, बिकॉज यू आर ए ह्यूमन बीइंग, यू आर ए रैशनल ह्यूमन बीइंग। ये तो जानवरों को एक्सक्यूज होगा। अगर किसी जानवर को हमने किसी के खेत में पाया, वो वहां पे सब्जी खा रहा है, एप्पल खा रहा है, या कुछ नुकसान उसने किया, तो किसी भी जानवर को हम कोर्ट में नहीं लाते कि आपने ये काम गलत किया है, क्योंकि उनके लिए एक्सक्यूज ही एक्सक्यूज है, उनको पता नहीं, उनके लिए कानून तो नहीं बना है। लेकिन इंसानों के लिए हमने लॉज बनाए हैं। लॉ इज समथिंग विच कंट्रोल्स आवर एक्सटर्नल बिहेवियर। लॉ एक ऐसी चीज होती है जो हमारे एक्सटर्नल बिहेवियर को कंट्रोल करती है। हमें जो भी कुछ करना है, इससे पहले हमें यह देखना है कि कानून इसके बारे में क्या कहता है। तो इसलिए ए पर्सन कैन नॉट क्लेम इग्नोरेंस ऑफ लॉ इफ दे ब्रेक अ ट्रैफिक रूल। अगर आपने ट्रैफिक रूल को तोड़ा तो आप कोई इसमें एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि मुझे पता नहीं था। इज इट क्राइम और नॉट? हम जाते हैं ना दिल्ली, दिल्ली में मेट्रो है, कश्मीर में तो नहीं है, लेकिन जब हम मेट्रो देखते हैं, हम अंदर घुस जाते हैं, वहां पे बोर्ड लगा होता है जगह जगह कि यहां पे यस आप, सर। हाँ यहां पे आप थूक ना मारे, यहां पे आप थूक नहीं सकते, थूक नहीं सकते। अब बहुत सारे बच्चे लोग जो है इलिटरेट होते हैं, उनको पता नहीं होता है, कोई बंदा गया उसने वहां पे थूका, तो क्या उसको पकड़ेंगे? कहेंगे भाई मुझे पता नहीं था, मुझे तो कश्मीर, मुझे लगता है कश्मीर है, यहाँ सड़कों पे हम जो है कूड़ा करकट गंदगी डालते हैं, तो यहाँ भी ऐसा चलेगा? नहीं, उसको पकड़ा जाएगा, उसको कहा जाएगा भाई यहाँ पे तो ये, इसके लिए फाइन लगता है, आपको 2,000 रुपये फाइन देना होगा। तो मतलब ये है कि, या एक और चीज मैं बोलूं कि हमारे यहाँ तो अभी ये शुरू हो गया, दिल्ली में पहले ही था, अगर आप गाड़ी में चढ़ते थे तो कोई भी कंडक्टर आपके पास पैसा नहीं मांगने नहीं आता था, आपको खुद ही टिकट लेना था। तो एक बार क्या हुआ, मैं गाड़ी में बैठा था तो मैंने टिकट नहीं लिया, बहुत पुरानी बात है, 5-10 साल पुरानी। तो मैंने टिकट नहीं लिया, तो मैं बैठा हूं, तो जब पूरी गाड़ी चली, जब सारे पैसेंजर उतर गए, गाड़ी रुकी, तो मेरे पास अचानक से कोई टिकट चेकर आ गया गाड़ी के अंदर। तो उसने कहा हाँ जी टिकट। मैंने कहा मेरे पास तो नहीं है। कहा आप 100 रुपये निकालो। किराया था शायद 10 रुपये, 10 की 5 रुपये। उसने कहा, मैंने कहा किस लिए 100 रुपये? कहा आपने टिकट नहीं लिया। मैंने कहा मुझसे किसी ने दी ही नहीं, मुझे कहाँ पता था, कश्मीर में तो टिकट नहीं होती है, वहां तो हम सोमो में ऐसे ही चढ़ते हैं। कहा नहीं, आपको देना होगा, अदरवाइज आप मेरे साथ थाने चलिए। मैंने चुपके से उसको 100 रुपये थमा दिया। तो मैं वहां पे एक क्लेम नहीं कर सकता कि मेरे कश्मीर में तो ऐसा नहीं होता, मुझे पता नहीं था टिकट लेनी है, वगैरह वगैरह कुछ। तो मतलब ये कोई एक्सक्यूज नहीं होगा, कहीं पर भी लॉ में कोई एक्सक्यूज नहीं चलता। आपको पता होना चाहिए व्हाट इज इलीगल, व्हाट इज लीगल। जब भी आप कोई काम करते हो, उससे पहले आपको यह सोचना है कि कहीं ये इलीगल तो नहीं है, कल मुझे कोई पकड़ेगा। इसलिए मेरा जानना, लॉ को जानना मेरी जिम्मेदारी है, न कि कोर्ट की, न कि पुलिस की, कि वो मुझे बता दी ये लॉ है ये मत करो। ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आई मस्ट नो। समझे आप? तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। नंबर 7, हाँ, वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया मीनिंग टू ए विलिंग यस पर्सन सर। नो इंजुरी इज डन। टू ए विलिंग पर्सन नो इंजुरी इज डन। अगर आप विलिंगली कोई काम करते हैं तो उसके दौरान अगर आपको कोई नुकसान होता है, कोई इंजरी होती है, तो आप उसके लिए कोई क्लेम नहीं कर सकते, आप किसी को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि ये आपका वॉलंटरी एक्ट है।
Example, if someone participates in a dangerous sport and gets injured, they can't sue for damages. अगर कोई बंदा किसी स्पोर्ट में किसी काम के अंदर जो है पार्टिसिपेट करता है और वहां पर उसको इंजरी हो जाती है तो उसके लिए उस डैमेज के लिए वो किसी को दोष नहीं दे सकता। जैसे आप गंडोला में चढ़े, आप किसी की कोई वो जो बहुत सारी एक्सरसाइज होती है, वो जो रेस हम लगाते हैं, है ना, छलांग लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको? हाँ जी, बंजी जंपिंग। हाँ जी, पंजी जंपिंग। तो उसमें वो हम वो कवर करता है, बेल्ट लगाता है और फिर हम नीचे कूद जाते हैं। या और भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती है जहां पे नुकसान होने का खतरा होता है। तो अगर कोई बंदा वहां जाता है, वो फी लेता है, टिकट भरता है, फिर उसके बाद वो काम करता है, तो अगर उसको उस दौरान कोई नुकसान हुआ तो वो उस कंपनी को या उस एजेंसी को या उस बंदे को नहीं पकड़ेगा जिसने वो काम किया था, क्योंकि ये उसका वॉलंटियरली एक्ट है। इसलिए इसके लिए उसको दोष नहीं दे सकते। समझे आप? वॉलिटी नॉन फिट इंजूरिया। अच्छा, नंबर 8, 10 हम पढ़ेंगे आज। अच्छा, तो इडू हाँ, इजस्डूम जेनिरस, इजस्डूम जेनिरस मीनिंग ऑफ द सेम काइंड ऑफ नेचर, जिनका नेचर एक जैसा हो, एक जैसे जो हो, तो उनके लिए ये प्रिंसिपल अप्लाई हो जाता है। कौन से? मतलब इफ ए लॉ मेंशन डॉग्स, कैट्स एंड अदर एनिमल्स, अगर लॉ कहता है डॉग्स, कैट्स और अदर एनिमल्स, अदर एनिमल का मतलब क्या हुआ इधर? द टर्म अदर एनिमल वुड इंक्लूड ओनली एनिमल्स ऑफ द सेम नेचर, डोमेस्टिक एनिमल्स। तो हम नहीं कहेंगे डॉग्स, कैट्स एंड अदर एनिमल्स, हम कहेंगे डॉग्स, कैट्स एंड टाइगर। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अदर एनिमल का मतलब यहां पे होगा कि इसी नेचर के, क्योंकि हमने एग्जांपल दी है, हमने कहा डॉग्स, कैट्स, तो इसका मतलब ये डोमेस्टिक एनिमल्स आते हैं। तो इस कैटेगरी में डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए ये फॉर्मूला होगा, क्योंकि ये अलग कैटेगरी है, डोमेस्टिक एनिमल्स अलग से है और वाइल्ड एनिमल्स अलग से है। इसलिए जो चीज हमने बताई है वो इनके ऊपर अप्लाई हो जाती है, क्योंकि सेम काइंड है या सेम नेचर है, तो इनके ऊपर वही फार्मूला अप्लाई हो जाती है। अच्छा, लेक्स लूसी डेलिसिट कोमिसी, लेक्स लूसी डेलिसिट कोमिसी, द प्लेस, द लॉ ऑफ द प्लेस वेयर द रॉन्ग वाज कमिटेड, यानी जहां पर आपने कोई रॉन्ग किया है, कोई गलत काम किया है, तो उसी प्लेस का लॉ आपके ऊपर अप्लाई होगा। अगर फॉर एग्जांपल कोई इंडिया का है, ये सऊदी अरब चला गया या दुबई चला गया और वहां पर इसने कोई क्राइम किया, तो इसके ऊपर अप्लाई लॉ होगा कहां का? दुबई या सऊदी अरब का। तो ये नहीं बोलेगा मैं तो इंडिया में हूं, इसलिए इंडिया में तो ये चीज अलाउड है। मिसाल के तौर पे इंडिया में आप ड्रिंकिंग कर सकते हैं, शराब पी सकते हैं। अब कोई बंदा गया फॉरेन कहीं इसी ऐसी कंट्री में जहां पर ये चीज अलाउ नहीं है, वहां उसके लिए क्राइम होता है, तो फिर वहां पर वहीं का लॉ उसके ऊपर अप्लाई होगा। सेम अगर कोई बाहर से यहां आता है, यहां पे क्राइम करता है, तो यहां का लॉ उसके ऊपर अप्लाई होगा। यानी द प्लेस, द लॉ ऑफ द प्लेस वेयर द रॉन्ग वाज कमिटेड, कि उसी स्टेट का लॉ अप्लाई होता है जहां पर आपने वो क्राइम किया होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए टॉर्ट ऑकर्स इन अ फॉरेन कंट्री, द लॉज ऑफ दैट कंट्री वुड गवर्न द टॉर्ट। अगर कोई टॉर्ट, कोई रॉन्ग, सिविल रॉन्ग आपने किया है, कोई गलत काम किया है आपने फॉरेन कंट्री में, तो आपको फॉरेन कंट्री का लॉ ही अप्लाई होगा। जैसे इंडिया में आप अगर कहीं पे बैठते हैं, कूड़ा करकट डालते हैं सड़क पे, तो कोई आपको केस नहीं करता, कोई पुलिस नहीं पकड़ के लेती, यहां पे तो ये चलता रहता है। लेकिन अगर आप फॉरेन कंट्री में होते हैं, फॉरेन कंट्री में आपको डस्टबिन में डालना पड़ता है। अगर आपने सड़क पे डाला तो फौरन पुलिस आपको पकड़ के ले जाएगी। इतना ही नहीं, बल्कि बहुत सारे ऐसे लॉज है कि जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होगा कि फॉरेन के अंदर ये चीजें अप्लाई हो जाती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमें हमें ये नॉर्मल चीजें लगती है। मेरा एक दोस्त है, फॉरेन में रहता है, उसने कहा वो यहाँ आया था और यहाँ देखा उसने गाड़ियां जो है लोग चला रहे हैं, सड़क पे धो रहे हैं, कुछ गाड़ियां वहीं पे साफ कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे ही गंदी गाड़ी लेकर जा रहे हैं, उसके ऊपर कीचड़ लगा है। उसने कहा भाई अगर अमेरिका में कोई गाड़ी चला रहा है और उसके ऊपर कीचड़ लगा है, उसको तो वही वो गाड़ी ही सीज कर देंगे, क्योंकि वो क्लियर, वो मानते हैं ये डिटी काम है, क्योंकि एक क्लियर स्टेट है, एक अच्छा नेचुरल एनवायरमेंट है। या जैसे बर्फ यहाँ भी पड़ती है, वहां भी, यहाँ लोग घर से उठा के बाहर सड़क पे फेंक देते हैं। उन्होंने कहा वहां अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको तो वहां पुलिस पकड़ के ले जाती है। तो मतलब ये लॉ वही अप्लाई होगा जहां पे आपने कोई रॉन्ग काम किया है। अच्छा, नंबर 10, नेमो डैट क्यूड नॉन हैबिट, नेमो डैट क्यूड नॉन हैबिट, नो वन कैन गिव व्हाट दे डू नॉट हैव। कोई ऐसा चीज आपको नहीं दे सकता जो उसका है ही नहीं। मैं आपको वो चीज नहीं दे सकता जो मेरी नहीं है, क्योंकि मेरी उसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है। मिसाल के तौर पे
A person who steals a car cannot transfer ownership of the car to someone else. अगर किसी बंदे ने कोई गाड़ी चुराई फिर वो इस गाड़ी को किसी दूसरे को नहीं दे सकता, क्योंकि इसके पास ऑनरशिप नहीं है, इसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। हालांकि वो आपको चाबी दे रहा है, वो आपको गाड़ी दे रहा है, वो कहता है ये 10 लाख की गाड़ी, आप मुझे 1 लाख दे दो, तो दैट डजंट मीन कि आप गाड़ी ले ले, क्योंकि फिर आप भी क्रिमिनल बन जाते हो और वो तो क्रिमिनल था ही। क्योंकि आपको ये देखना है कि इसके पास ये तो इसकी है ही नहीं, मुझे कहां देगा। तो आपको उससे पूछना है, आप डॉक्यूमेंट दीजिए। इसी तरह कोई किसी सेब के बाग में कोई बंदा बैठा है, वहां काम कर रहा है, तो आप उसको 2-4 बार देख रहे हो, एक बार वो कहता भाई ये बाग आज से आप ले लो, दे दो मुझे 10 लाख नहीं 5 ही लाख दे दो, तो क्या आप पैसा निकाल के उसको दोगे? बल्कि आपको ये चेक करना है कि इस जमीन के कागजात किसके नाम पे है। बिकॉज नो वन कैन गिव व्हाट दे डू नॉट हैव। कोई आपको वो चीज नहीं दे सकता जो उसकी है ही नहीं। यानी ऑनरशिप राइट्स, कि आप उस चीज के मालिक हो जिसके आप ऑनर हो, जिसके आप मालिक हो, जो चीज आपके नाम पे है आप वही चीज दे सकते हो। नेमो डैट क्यूड नॉन हैबिट। ठीक है, यस सर। चलिए बेटा आज हम इतना ही कंक्लूड करेंगे।